सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 विषय भूगोल और अध्याय 7 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपदा प्रबंधन की कुछ बातें पढ़ चुके हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, बाढ़। और अब वीडियो में पढ़ रहे हैं हम भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। सूखा होता है ना, कहीं बाढ़ ज़्यादा आती है, बारिश ज़्यादा आती है, तो कहीं सूखा भी तो पड़ते हैं। अपने इलाके में देखो बारिश कितनी की होती है, लगभग सूखा ही होता है। ठीक है, तो वो सूखा संभावित क्षेत्र है। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र। भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यह प्राय देखा गया है कि जब देश के कुछ भागों में बाढ़ कहर ढा रही होती है, उसी समय दूसरे भाग सूखे से जूझ रहे होते हैं। यह मानसून में परिवर्तनशीलता और उसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहां ये बार बार पड़ते हैं और इनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, जहाँ सबसे ज़्यादा सूखा होता है। मानचित्र 8.7 दर्शाता है कि राजस्थान में ज़्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में, ये हमारे वाले जिले आते हैं सारे, मरुस्थल और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान का जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल है, जहां 90 मिलीलीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें राजस्थान का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिण भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र, इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिण जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है। देखो सूखे के परिणाम, पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है। फसलें बर्बाद हो जाती है ना, बहुत सारी, कई बार तो इतना सूखा पड़ता है कि नष्ट ही हो जाती है, जिसे हम अकाल कह देते हैं। फिर फसलें नष्ट हो गई, खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा? अकाल। चारा कम होने की स्थिति में को तृण काल कहा जाए। तृण का मतलब देखो, चारा भी कम हो जाए, क्योंकि सूखा पड़ेगा, चारा ही कम होगा, अन्न की कमी होगी और जल तो होगा नहीं, तो तीनों हो जाएंगे तो तृण काल होता है, त्रिकाल जिसको कहते हैं। जल आपूर्ति की कमी जल अकाल कहलाती है। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो त्रिकाल कहलाती है, जो सबसे अधिक विध्वंसक है। अब देखो, वही जल ही जीवन है और अन्न के बिना हमको नहीं रह सके, वही चीज़ें, और वही अगर कमी आ जाए तो वो अकाल कितना भयंकर हो सकता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत, मानव प्रवास और पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पेयजल संबंधी बीमारियां जैसे आंत्रशोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाता है। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तात्कालीन और दीर्घकालीन होता है, इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। सूखे की स्थिति में तत्कालीन सहायता से में सुरक्षित पेयजल वितरण, दवाइयाँ, पशुओं के लिए चारे और जल की उपलब्धता और लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाओं में विभिन्न कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, जल अधिक्य क्षेत्रों से अल्प जल क्षेत्रों में पानी पहुंचाना, यानी कई जगह तो ऐसी है वहाँ खूब सारा जल है, तो ऐसी योजना बनाना जिससे सूखे वाले क्षेत्र में भी जल आ सके, नदियों को जोड़ना और बांध और जलाशयों का निर्माण इत्यादि। नदियाँ जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान, भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालीन उपाय है। वर्षा जल संलवन सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल संलवन का मतलब यानी जल का संचय करना,
जिससे छतों से पानी आता है तो घर में डिग्गी बनाकर उसका संचय करना, पानी को इस तरह उपयोग में लेना कि आने वाले समय में भी हम उपयोग करें। जैसे अपने घर पे गेहूँ रखते हैं ना, खाद्य पदार्थ रखते हैं अभी 1 साल के लिए, 1 साल तक हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर जल को भी वैसे बचा के रखें ना तो बहुत भाई कभी सूखे की कमी बहुत कम आएगी। भूस्खलन, भूस्खलन क्या होता है? मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का कटाव होकर बह जाना या पहाड़ों से ऊंचे स्थान से मिट्टी कट जाना। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क और कोंकण रेल पटरी पर चट्टानें गिरने से रास्ता रुकने के बारे में पढ़ा होगा? बहुत बार पढ़ा होगा कि इधर से धाम जाते हैं और रास्ता रुक गया और आगे जा नहीं सकते ऐसे। यह भूस्खलन की वजह से होता है जिसमें चट्टान समूह खिसकर ढाल से नीचे गिरता है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है। यानी पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं वो नीचे गिरते हैं, मिट्टी का कटाव हो जाता है तो रास्ते रुक जाते हैं। परंतु इसका प्राकृतिक, पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुनम्य तथा बेहतर स्तर पर दीर्घ और प्रादेशिक कारकों से नियंत्रण है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्रित करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल अपितु काफ़ी महंगा पड़ता है। भूस्खलन को परिभाषित करना और उसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, उसकी बारंबारता और उसके घटने को प्रभावित करने वाले के कारकों जैसे भूविज्ञान, भू आकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत को विभिन्न भूस्खलन क्षेत्रों में बंटा। देखो भूस्खलन मिट्टी का ऐसे कटाव होता है। अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं, अंडमान निकोबार, पश्चिम घाट और नीलगिरी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, और अत्यधिक मानव क्रियाकलाप वाले क्षेत्र जिसमें सड़कें और बांध निर्माण इत्यादि है, अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में रखे जाते हैं। अधिक सुभेद्य क्षेत्र, अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों से मिलती जुलती परिस्थितियां हैं। दोनों में अंतर भूस्खलन को नियंत्रण करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता का है। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तरी पूर्वी भाग असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र, पार हिमालय के कम वृष्टि वाले, वृष्टि मतलब जो बर्फ के क्षेत्र में होते हैं ना, जहाँ पे खूब सारी बर्फ पिघलती है, क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी घाट के व दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, केरल में के खाद्यान्नों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता रहता है। अन्य क्षेत्र जैसे भारत के अन्य क्षेत्र विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम, कार्बी अनलोक को छोड़कर और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त है। भूस्खलनों के परिणाम, भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाया जाता है और स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टाना गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भूस्खलन की वजह से हुए नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकता है, क्योंकि नदी का रास्ता रुक जाए तो बाढ़ आ सकती है, जान माल का नुकसान हो सकता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निवारण क्या होगा? भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बाड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य और विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। जहाँ आपको पता है मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो रहा है, मिट्टी ज़्यादा ढह रही है, तो वहाँ बांध वगैरह नहीं होने चाहिए और निर्माण कार्य इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिससे किसी प्रकार का नुकसान न हो। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए और बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण भूस्खलन के उपाय के पूरक हैं। स्थानांतरित कृषि वाले उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। सीढ़ीनुमा, जैसे सीढ़ी देखी है आपने, जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर इस तरह ऐसे बना के मेड़ बना के ऐसे मेड़ बना के खेती की जाती है ताकि पानी को ऊपर ही रोककर खेती की जा सके। आपदा प्रबंधन, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय और स्थान की भविष्यवाणी संभव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके
इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, यानी पहले चेतावनी दिया जा सकता है तो जान माल का नुकसान कम होता है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात, शेल्टर, तटबंध, डाइक, बांध होते हैं, जलाशय निर्माण और वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुविधता अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ रहा है। जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि और विनाश और उसकी प्रवृत्ति या परिणाम प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले मानव समुदायों की सहन क्षमता से परे हो। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो पाठ हमारा पूरा हो रहा है तो निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखित विवरण से निष्कर्ष निकलता है कि आपदाएं प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की हो सकती है, परंतु हर संकट आपदा भी नहीं होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारी करना है। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं। आपदा से पहले आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारी रखना और बचाव का उपाय करना। आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति करना, यानी जैसे ही अगर आपदा का सिस्टम हो गया तो फटाफट वहाँ पे सेवाएं सारी भेजना, सहायता कैंप, जल, भोजन की व्यवस्था करना, क्योंकि न चाहते हुए भी ऐसा संभव है, क्योंकि प्राकृतिक है, ये आए ही आएंगे। बस कितना भी कोशिश कर लो लेकिन इन्हें कुछ हद तक पहले चेतावनी दी सकती है, रोका नहीं जा सकता। इसलिए होने के बाद इनके उचित उपाय हों। आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वास, भविष्य में आपदा से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आबाद सुभेद्य है, इन उपायों का सुभेद्य मैंने ज्ञानता है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है। तो ये हो गया। अब देखिए अभ्यास प्रश्न, बहुविकल्प है। इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आती है, तो बाढ़ बिहार में सबसे आती है। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी, तो दे रखा है क्या, इसका अल्मोड़ा होना चाहिए। निम्न में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, तो सर्दी के महीनों में पश्चिम बंगाल वगैरह इधर इनमें बहुत आती है। जैसे तमिलनाडु में भी बाढ़ आती है, ध्यान रखना तमिलनाडु में। और इनमें से किस नदी में मंजूली द्वीप में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र में। और बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो देखो बर्फानी बर्फ आती है तो बर्फ पड़ती है, जीवमंडलीय नुकसान भी इससे होता है। तो ये प्रश्न आप करना। ये पाठ आप क्या हो गया पूरा, ये किताब भी आपकी पूरी होगी। ये सारे आपके एक वीडियो में हम और पढ़ लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश वगैरह जहाँ कुछ भी है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे दोबारा, ठीक है। कल के वीडियो में एक वीडियो और बनाएंगे। राज्य राजधानी क्या होती है, क्योंकि परिशिष्ट है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।